स्टूडेंट्स, हम फेडरल बोर्ड की फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले हमने इसका जो सेक्शन ए है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यूज होते हैं, ये सॉल्व करके हम एग्जामिनर को वापस कर चुके हैं अपना पेपर। अब हमें दूसरा पेपर पकड़ा दिया गया है जिसमें क्या मौजूद है, जिसमें सब्जेक्टिव पेपर होता है। और इसमें क्या मौजूद है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस। और हम देख रहे हैं पहले आगे इसमें सेक्शन बी जो चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 को कवर कर रहा होता है और 21 मार्क्स के लिए होता है। इसके 7 पार्ट्स करने होते हैं। फिर सेक्शन सी है जो 21 मार्क्स के लिए और चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक के लिए के इसमें जो है वो क्वेश्चंस कवर होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन डी मौजूद होता है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और ये 26 मार्क्स का होता है। इसमें से जस्ट 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। इस वीडियो में हम इस सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात की, पहले तो ये कि सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स और 35 मिनट्स का जो है वो टाइम दिया जाता है। इसमें सेक्शन बी जो है इसके 21 मार्क्स होते हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के इसमें क्वेश्चन के टॉपिक्स इसमें कवर्ड होते हैं, इनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के कितने पार्ट्स हैं, ये 10 पार्ट्स गिवन हैं और इसमें से कितने करने होते हैं, इसमें से अटेम्प्ट एनी 7 पार्ट्स। और इन सब के मार्क्स एक जितने ही होते हैं, आप इनमें से कोई से भी 7 पार्ट्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम जो है 1 बाय 1 सारे के सारे जो 10 के 10 पार्ट्स हैं इनको हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 2 का। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम्स पोटेशियम क्लोरेट। एटॉमिक मास पोटेशियम का भी गिवन है, क्लोरीन का भी गिवन है, ऑक्सीजन का भी गिवन है। तो चलिए हम अपनी आंसर शीट की तरफ चलते हैं। ये हम अपनी आंसर शीट की तरफ आ गए हैं। हमने अपनी आंसर शीट पे टॉप पे लिखा सेक्शन बी, क्योंकि हम सेक्शन बी को अटेम्प्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, यहाँ पर एक हमने चीज़ स्किप कर दी है, इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, क्योंकि आंसर क्वेश्चन पेपर पे इस पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था। हमने पहले ये लिखा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और हम पता हो एग्जामिनर को पता हो कि हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करें। फिर इसका पार्ट 1 है तो हमने पार्ट 1 मेंशन किया। क्वेश्चन आप आगे लिखना चाहें ना चाहें ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये न्यूमेरिकल है तो इसमें हम इस तरह किस तरह हम सॉल्व करेंगे ये हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमने जो चीज़ें गिवन हैं उनको हमने यहाँ मेंशन कर दिया, जैसे कि मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट गिवन है। इसके अलावा एटॉमिक मासेस गिवन है पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन के, वो लिख दिए। इसके अलावा ये कि इनसे हम जो है वो पोटेशियम क्लोरेट का जो है मोलर मास निकाल सकते हैं, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद फिर हमने रिक्वायर्ड की हेडिंग दी। रिक्वायर्ड में हमें जो चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट करनी है हम वहाँ इसको लिख देंगे। और तो हमने बता दिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 मांगे थे तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। फिर सोल्यूशन की हेडिंग दी और उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पर इसको सोल्यूशन देंगे। और सोल्यूशन में यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहले लिखनी है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट से क्या नतीजा निकलेगा, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। फिर उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हमने जो है स्टोकियोमेट्री अप्लाई करते हुए हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमें देखना है कि अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कितने मोल्स आते हैं और जो है जो हमें गिवन जो मास है 490 ग्राम्स का पोटेशियम क्लोरेट का, इससे हमारे पास कितने मोल्स आ जाते हैं। और स्टोकियोमेट्री अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, इसका जो है वो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर हमने मोल्स निकाल लिए बैलेंस्ड इक्वेशन से और उसके बाद फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। और फिर हम आखिर में रिजल्ट की हेडिंग देंगे और हम इसमें लिख देंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इज इतने मॉलिक्यूल्स। एक पार्ट अटेम्प्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट के लिए हम पार्ट नंबर 2 के लिए हम क्वेश्चन पेपर पे दोबारा आ जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, व्हाई इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट नॉट एप्लीकेबल टू द रिवर्सिबल रिएक्शंस। वो कह रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहले डिफाइन करें और उसके बाद बताएं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो कंसेप्ट है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस पे क्यों एप्लीकेबल नहीं होता। इसके लिए हमने पार्ट 2 की हेडिंग दी अपनी आंसर शीट पे और हमने फिर पहले तो हेडिंग दी लिमिटिंग रिएक्टेंट की, फिर हमने डेफिनेशन की हेडिंग दी। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कितनी प्रोडक्ट बनी है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड होते हैं, इनकी अमाउंट जो होती है वो लिमिटेड होती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितनी प्रोडक्ट बनेगी ये कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनकी जो अमाउंट है वो लिमिटेड होती है या स्मॉलर अमाउंट होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि
देखिए जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बननी है पूरा का पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा तो फिर ही हमारे पास जो है वो पता चलेगा ना कि लिमिटिंग रिएक्टेंट था। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट तो होता ही वो है जो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसके बाद मजीद प्रोडक्ट नहीं बनती। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस में तो क्या होता है, थोड़ी सी प्रोडक्ट बनी तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट देना शुरू कर देते हैं। इस तरह रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते रिवर्सिबल रिएक्शंस में, जबकि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो। इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता रिवर्सिबल रिएक्शंस में। तो ये हमने यहाँ पर इसी रीजन दे दी। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ इट्स चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन टू मास चार्ज टू मास रेशियो। इसकी हम प्रॉपर कैलकुलेशन करने के लिए हमने अपनी आंसर शीट पे पार्ट 3 लिखा, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की हेडिंग दे दी हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया कि जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.602 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम्स। चार्ज टू मास रेशियो क्या होती है, 1.75 एक्सपोनेंशियल 11 कूलम्स पर किलोग्राम, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि चार्ज टू मास का मतलब E बाय एम। ई क्या है, चार्ज, एम क्या है, मैस। मैस निकालना है, मैस को यहाँ रहने दिया, तो हमारे पास यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू मौजूद है फिलहाल। इस टर्म को या इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करेंगे, मैस को यहाँ पर ले जाएं और ये टर्म्स इस तरह से आ जाएंगी। तो हमने हमारे पास जो है वो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 kg। अब यहाँ पे kg हमने किलोग्राम में इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर कोई और यूनिट मेंशन नहीं है। अगर वो कह दें इन ग्राम्स तो इस kg को आप क्या करेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई मेंशन नहीं था तो इसलिए हमने किलोग्राम में ही इसको रहने दिया है। अगले क्वेश्चन में यानी कि पार्ट नंबर 4 में वो कह रहे हैं एक्सप्लेन द ज्योमेट्रीज ऑफ लेड क्लोराइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी। तो हमने अपनी आंसर शीट पे यहाँ पार्ट नंबर 4 की यहाँ पे मेंशन कर दिया और उसके बाद फिर हमने पहले हेडिंग दी ज्योमेट्री ऑफ लेड क्लोराइड, और हमने यहाँ पे बताया कि जो VSEPR थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग ये कौन सी बनती है, AB। ए ये आ गया सेंट्रल एटम, बी मतलब ये जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं, और ई ये जो लोन पेयर है। तो यहाँ पे कितना बना, ABE, AB2E। तो ये AB2E टाइप मॉलिक्यूल है जिसमें दो बॉन्डिंग पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है। और हम देखते हैं कि ये एक ट्रायंगल बननी चाहिए, लेकिन लोन पेयर की वजह से हम देख रहे हैं क्योंकि लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस लेता है, इस वजह से ये ट्रायंगल नहीं बनेगी, बल्कि हम देख रहे हैं कि क्या बन जाएगी, बेंट या एंगुलर शेप बन जाएगी। और जो ये वाला हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा ये लेस देन 120 डिग्रीज होगा। फिर हम ज्योमेट्री ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड की यहाँ पे हेडिंग देंगे। इसके लिए हम बताएंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके हमने अच्छा साथ में फिगर जरूर बनानी है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो लाजमी बनाना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों रीजन्स जो हैं वो सल्फर के आगे पीछे, ये तीन रीजन्स ये जो है वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं ऑक्सीजन ने। बेशक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है लेकिन डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड VSEPR में जो है वो कंसिडर करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो तीन बॉन्ड्स इस तरह से मौजूद हैं। ये क्या है, AB3, ये भी अगर हम कहते तीन बॉन्डिंग पेयर्स हैं तो हम कह रहे हैं AB3 टाइप है ये मॉलिक्यूल। और इसमें हम देखते हैं कि 3 बॉन्ड एंगल्स जो है वो तीनों के तीनों बॉन्ड एंगल्स वो 120 डिग्रीज के हैं। तो ये क्या है, परफेक्टली ट्रायंगुलर प्लेनर जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, या हम कहते हैं ट्रायंगुलर कहेंगे या ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस तरह यहाँ पर हमने ये पार्ट 4 भी अटेम्प्ट कर लिया। पार्ट 5 में वो कह रहे हैं राइट डाउन द डिफेक्ट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के डिफेक्ट्स यहाँ पर जो है वो मेंशन करने हैं। फिर हम आगे पार्ट 5 हमने अपनी आंसर शीट पे लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डिफेक्ट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो है यहाँ पे हेडिंग दे दी। तो हम ये देखते हैं कि इसका पहला डिफेक्ट तो ये आ गया कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को की फॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं बताती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर हम देखते हैं कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हों या आयंस हों उनकी फॉर्मेशन के बारे में भी इसमें कोई जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। इसी तरह अगर हम देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, इसको भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। और इसी तरह कार्बन की टेट्रावेलेंसी जो कि हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जस्टिफाई करते हैं, इसके बारे में भी हमें जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं बताया जाता। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बेरिलियम क्लोराइड का जो बॉन्डिंग है इसको भी जस्टिफाई नहीं करती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हमने यहाँ पर ये कुछ डिफेक्ट्स लिख दिए किसके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। 6th पार्ट में वो कह रहे हैं ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर।
तो हमने यहाँ पर पार्ट 6 की जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया अपनी आंसर शीट पे। और हमने पहले तो बताया कि यहाँ पर इसका ये आपने जो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है ये आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है, बिल्कुल करेक्टली और नीटली ड्रॉ करना है ताकि एग्जामिनर को सही से समझ आ सके, ठीक है ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना ली और हमने यहाँ मेंशन कर दिया द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम स्ट्रक्चर या डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज शोन। और स्ट्रक्चर की जगह आप यहाँ इट्स बेटर कि आप यहाँ पर डायग्राम लिख दें। तो और यहाँ पर हमने जो है वो शो कर दी, ये वाली डायग्राम हम बना देंगे, हम इस तरह से ये बनाएंगे और हम देखेंगे कि फिर बॉन्ड ऑर्डर भी मेंशन करना है। अब बॉन्ड ऑर्डर में किस तरह लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हाफ, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स। बॉन्डिंग पेयर्स कितने, 1 2 3, ये 3 बॉन्डिंग पेयर्स हैं। बल्कि इसके अलावा ये यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला भी है, ये वाला है, ये सारे, तो ये कितने बने, 4 जो है वो यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर्स बने। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। फिर माइनस यहाँ पर 2 ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग जो है वो ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कह ले चलें, तो यहाँ पे कितने हैं, अगर ये दूसरे कलर से मेंशन करें यहाँ पे तो ये कितने हैं, ये वाले हैं। तो ये हमने कितने, 2, तो यहाँ पे हमने 2 मेंशन कर दिया। अब हमने क्या किया, 8 - 2 6 डिवाइडेड बाय ये वाला हाफ से इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। और इसका आंसर हमारे पास आ गया 3। अब हमें पता है कि 3 क्या मेंशन कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पर जो है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कितने जो है वो नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने जो है वो सॉरी ये बॉन्ड्स होते हैं, 3 जो है वो, यानी ट्रिपली कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये। और यूँ आपने रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी शो की और साथ में बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट किया। इसी तरह आपको 3 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। और ये हमने याद रखना है कि हमने डायग्राम को कम्प्लीटली लेबल भी करना है। पार्ट नंबर 7 में कह रहे हैं व्हाट इज एन आइसोथर्म, हाउ इज इट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, गिव रीजन। कि आइसोथर्म क्या होता है और ये चेंज इन टेम्परेचर से, टेम्परेचर के चेंज करने से ये किस तरह से अफेक्ट होता है। तो इसके लिए हमने अपनी आंसर शीट की तरफ आ गए। हमने पार्ट 7 यहाँ मेंशन किया। पहले तो आइसोथर्म की हेडिंग दे दी, फिर हमने बताया कि जो कर्व ऑब्टेन होता है जब हम ग्राफ बनाते हैं बिटवीन प्रेशर ऑफ अ गैस और वॉल्यूम ऑफ अ गैस, तो जो कर्व आता है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब हीट, सेम टेम्परेचर पे होता है, इसलिए इसको हम आइसोथर्म कहते हैं। तो जो फर्स्ट ग्राफ हमने बता दिया, क्योंकि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उसमें हमने कहा 0 डिग्री सेल्सियस पे एक आइसोथर्म दिखाया गया है। इसके बाद हमने एक बताया कि हमें दूसरा पार्ट्स में यही कह रहे हैं ना कि हाउ इज इट इफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, कि चेंज इन टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होता है, और गिव रीजन भी देनी है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम बताएंगे कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 0 से 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर का गैस का इंक्रीज करता है। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, हम देखते हैं कि जो आइसोथर्म है वो एक्सिस से दूर की तरफ मूव करेगा। तो हम देखते हैं कि दोनों एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी, दोनों एक्सिस से जो है ये जो आइसोथर्म है ये मूव करेगा, अवे मूव करेगा। और इस तरह से हमने एक तो रीजन प्रोवाइड की यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज करता है, इसकी वजह से नया आइसोथर्म जो है वो अवे मूव करेगा। और साथ के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे आइसोथर्म बना के भी दिखा दिया है। यहाँ पे बना के भी हम इस तरह से दिखा देंगे, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई वैल्यूज लें, लेकिन आप जो है वो इस तरह से बना के दिखा सकते हैं, ताकि ये है कि अच्छा इंप्रेशन यहाँ पर एग्जामिनर की तरफ जाएगा। और इस तरह पार्ट 7 भी कंप्लीट हो गया। फिर हम आ जाते हैं पार्ट 8 पे। पार्ट 8 हम क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं, ये कह रहे हैं राइट डाउन एनी 3 यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। 3 यूजेस मांगे हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के, एक मार्क का जो है एक यूज होगा। इसका मतलब है अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो इससे कोई ज्यादा मार्क्स नहीं मिल जाएंगे। तो हम आंसर शीट में अपने जो है वो यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स की हेडिंग देंगे। पार्ट यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे कौन सा पार्ट हम अटेम्प्ट करें। पार्ट नंबर 8 है। फर्स्ट इसका यूज आ जाएगा कि सॉलिड क्रिस्टल्स की तरह लिक्विड क्रिस्टल्स भी जो है वो लाइट को डिफ्रैक्ट करते हैं, और लाइट को डिफ्रैक्ट करने की वजह से ये एज टेम्परेचर सेंसर्स जो हैं वो एज टेम्परेचर सेंसर्स यूज होते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। इसी तरह लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, उनके अंदर जो है हम देखते हैं कि जो अगर कहीं पे फेलियर आ रहा हो कोई, तो उनकी जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी लिक्विड क्रिस्टल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको जो है फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, जैसे कि डिजिटल वॉचेस होती हैं, लैपटॉप के कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, कैलकुलेटर्स होते हैं, इन सब में हम देखते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स जो है वो यूज हुए हुए होते हैं।
तो हमने बहुत लंबे चौड़े नहीं लिखने, क्योंकि ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर 3 इसके जो है प्रिसाइज करके यहाँ पे इसके जो है यूजेस लिख दिए। नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 9 में वो कह रहे हैं डिफाइन लेटेस्ट एनर्जी, गिविंग एन एग्जांपल, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेटेस्ट एनर्जी। अच्छा, हमने हमेशा गौर से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे पार्ट नंबर 9 हमने अपनी आंसर शीट पे लिखा, और हम देखें इसमें पहले कह रहे हैं डिफाइन करें, फिर कह रहे हैं एग्जाम्पल भी देनी है। तो आपने पहले डेफिनेशन, अगर वो ना भी एग्जाम्पल मांगते हैं तो कोशिश किया करें कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी एक ना एक एग्जाम्पल याद रखें और एग्जाम्पल ज़रूर दें। तो हमने पहले डेफिनेशन की हेडिंग दी, पहले तो लेटेस्ट एनर्जी की हेडिंग दी, फिर डेफिनेशन की हेडिंग दी, और हमने बताया कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है। वो एनर्जी होती है जो रिलीज होती है जब 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स जो है अपने गैशियस आयन से बनते हैं। इसी एग्जांपल यहाँ दे दी कि सोडियम के गैशियस आयन है, क्लोराइड का गैशियस आयन है, और उन्होंने क्या किया, इन्होंने 1 मोल जो है वो आयनिक क्रिस्टल बनाया, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई। नेगेटिव साइन से क्या पता चलता है, रिलीज हुई ना। तो यहाँ पे हमने ये बताया कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, कि हमने लिखा किलो जूल्स पर मोल इसका यूनिट होता है, कि हमने सारा मेंशन करके यहाँ एग्जांपल जो है वो हमारे सामने आ गई। इसमें दूसरी रिक्वायरमेंट इस पार्ट की है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेटेस्ट एनर्जी, ये भी हमने यहाँ पर मेंशन करने। तो हमने आगे हेडिंग दे दी फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटेस्ट एनर्जी। फर्स्ट वन हमने बताया कि साइज ऑफ आयन जो होता है, चाहे वो केट आयन हो चाहे वो एन आयन हो, इसका जो है वो ये मैटर करता है या अफेक्ट करता है लेटेस्ट एनर्जी को। तो हमने बताया कि जो है वो हम जब केट आयन के साइज को इंक्रीज करते हैं तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज होती है, अगर हम एन आयन को सेम रख रहे हैं। और अगर हम केट आयन को सेम रख रहे हैं तो A9 के साइज को इंक्रीज करते हैं तो लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीज करती है, यानी कि दोनों, यानी कि आयन का जो साइज है वो इफेक्ट करता है, आयनिक साइज। और सेकंड फैक्टर जो इसका आ गया वो आ गया चार्ज ऑफ द आयंस। जैसे ही चार्ज ऑफ द आयंस को हम इंक्रीज करेंगे तो लेटेस्ट एनर्जी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। लास्ट पार्ट है यानी पार्ट नंबर 10, इसमें वो पूछ रहे हैं कि क्लीवेज प्लेन क्या होता है, व्हाट इज क्लीवेज प्लेन, गिव एन एग्जांपल। ठीक है, अब यानी डेफिनेशन भी देनी है क्लीवेज प्लेन की, एग्जांपल भी देनी है, और फिर ये भी बताना है कि व्हाई इज क्लीवेज एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। अब हमने अपनी आंसर शीट पे 10 पार्ट का यहाँ पे मेंशन किया, लिख दिया हमने कि ये पार्ट नंबर 10 है। हमने पहले तो बताना है व्हाट इज क्लीवेज प्लेन, इसके लिए हमने क्लीवेज प्लेन की हेडिंग दी, डेफिनेशन की हेडिंग दी, और फिर हमने डेफिनेशन यहाँ मेंशन की। अब डेफिनेशन क्या है कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ब्रेक करते हैं, किसी भी तरह ब्रेक करते हैं, तो वो बेतुके तरीके से जो है वो नहीं टूट जाते, बल्कि वो क्या होते हैं, एक डेफिनेट प्लेन में टूटते हैं, किसी खास तरीके से टूटते हैं, और उन प्लेन्स को जो है वो कहते हैं हम क्लीवेज प्लेन्स। इस एग्जाम्पल में आप जो है यहाँ पर बता देंगे, जैसे कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है माइका। माइका जो है इसको अगर हम देखें तो ये इसकी जो लेयर्स हैं उनके अगर पैरेलल, जिस तरह अगर इसकी लेयर्स इस तरह से मौजूद हैं, तो इसी तरह अगर हम जो है वो, सॉरी हम फिर से देख लेते हैं कि अगर ये माइका की लेयर्स हैं, तो अगर हम इसके पैरेलल ही जो है वो कट करेंगे तो क्या होगा, ये आसानी से कट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, क्लीवेज प्लेन के पैरेलल कट करेंगे, यानी क्लीवेज प्लेन में कट करेंगे तो ये इजीली कट हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर बता देंगे। और फिर हम देखते हैं कि हमने बताने के किस वजह से क्लीवेज प्लेन जो है, सॉरी क्लीवेज जो है वो एक एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर आप चाहें तो एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी का या एन आइसोट्रोपी का यहाँ पे डेफिनेशन भी दे सकते हैं। और उसमें होता क्या है, हम देखते हैं एन आइसोट्रोपी जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें सॉलिड्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं जब उनके क्या करते हैं, उनको डिफरेंट मॉलिक्यूलर एक्सेस से या डिफरेंट डायरेक्शंस में देखा जाए मतलब यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन से वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्लीवेज आ गई, किस तरह से कि हम देख रहे हैं कि जो माइका की ही हम एग्जांपल दोबारा से ले लेते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है माइका, इसको जो है वो हम एक डायरेक्शन से जो है वो क्लीव कर सकते हैं। हम इसको जो यानी कि इसकी क्लीवेज की बात कर रहे हैं ना, तो क्लीवेज किस तरह एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसकी हमने पहले ही बता दिया कि इसके पैरेलल टू इट्स लेयर्स जो है इजीली कट कर सकते हैं, लेकिन अगर परपेंडिकुलर करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि हम देखते हैं कि इजीली कट नहीं होता। तो क्लीवेज पता चल गया कि क्लीवेज जो है वो डिफिकल्ट है, एक डायरेक्शन से डिफिकल्ट है और दूसरी डायरेक्शन से जो है वो इजी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये क्या हुई, एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी हुई। और यूं हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो 2019 का पेपर था फेडरल बोर्ड का, इसको हमने सक्सेसफुल, इसका जो बी सेक्शन है, सेक्शन बी, इसको हमने सॉल्व कर लिया।